नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सितिया। मित्रों, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पत्ते आखिर में खोलते हैं, लेकिन भाजपा और संघ में मंथन के बाद संकेत मिलना शुरू हो चुका है। एनडीए का उम्मीदवार उसी लाइन पर होगा जैसा पहले 2 बार हुआ है। वह उतना प्रभावशाली होगा कि उस पर राष्ट्रीय सहमति होगी। जैसे वाजपेयी के समय अब्दुल कलाम के नाम पर सहमति बनी थी और पिछली बार मोदी के समय रामनाथ कोविंद के नाम पर भी सहमति बनी थी। मैं यहां राष्ट्रीय सहमति की बात कर रहा हूं, राजनीतिक सहमति की नहीं, क्योंकि विपक्ष ने दोनों के सामने अपने उम्मीदवार उतारे थे। भाजपा के समय ये दोनों ही नाम सरप्राइजिंग थे। नाम इस बार भी सरप्राइजिंग होगा। यह तय है कि एनडीए की तरफ से कोई भी उम्मीदवार हो, कितना भी राष्ट्रीय सहमति बन जाए, विपक्ष अपना उम्मीदवार जरूर खड़ा करेगा। अब्दुल कलाम को कांग्रेस ने समर्थन किया था, लेकिन वामपंथी दलों ने लक्ष्मी सहगल को खड़ा कर दिया था, जो सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में कैप्टन थी। उन्हें 1 लाख वोट मिले थे, जबकि अब्दुल कलाम को 9.25 लाख वोट मिले थे, यानी एक तरफा चुनाव था। कलाम दूसरी बार भी राष्ट्रपति बनने को तैयार थे, लेकिन उनकी शर्त थी कि वह तभी उम्मीदवार बनेंगे अगर उनके नाम पर सभी दलों में सहमति बन जाए। लेकिन कांग्रेस ने उन्हें समर्थन देने से इनकार कर दिया था। कांग्रेस ने गूंगी गुड़िया प्रतिभा पाटिल को चुना। एनडीए का पहला राष्ट्रपति मुस्लिम था, तो दूसरे रामनाथ कोविंद अनुसूचित जाति से बने थे। मोदी को लगता था कि एक अनुसूचित जाति का उम्मीदवार होने के कारण उनके नाम पर सहमति बन जाएगी, लेकिन कांग्रेस ने भी अनुसूचित जाति उम्मीदवार के सामने अनुसूचित जाति की मीरा कुमार को उतार दिया था। आज के मुकाबले 2017 में एनडीए की स्थिति बेहतर थी। तब एनडीए 21 राज्यों पर शासन कर रहा था। तेलुगु देशम, शिवसेना और अकाली दल एनडीए में थे। जेडीयू उस समय एनडीए में नहीं था, उसकी महागठबंधन की बिहार में सरकार थी, लेकिन जेडीयू ने भी भाजपा के उम्मीदवार को वोट किया था। रामनाथ कोविंद को 65.65% वोट मिले थे, जबकि विपक्ष की उम्मीदवार मीरा कुमार को 34.35% वोट मिले थे। लेकिन 2022 में तस्वीर पूरी तरह बदली हुई है। अब एनडीए की 21 की बजाय 17 राज्यों में सरकार है। इनमें भी मध्य प्रदेश, कर्नाटक, यूपी और उत्तराखंड में भाजपा के विधायकों की संख्या पिछली बार के मुकाबले कम है। भाजपा ने महाराष्ट्र, राजस्थान जैसे बड़े राज्य और छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे छोटे राज्य खो दिए हैं। तमिलनाडु में सहयोगी दल डीएमके के सांसदों, विधायकों की संख्या भी कम हुई है। तस्वीर एकदम साफ है कि एनडीए को गैर यूपीए 2 दलों बीजू जनता दल और वाईआरएस कांग्रेस का समर्थन हासिल करना पड़ेगा, भले ही उसका उम्मीदवार बैकवर्ड क्लास का हो, ओबीसी का हो या एसटी हो। जो संकेत मिल रहे हैं उनके मुताबिक मुस्लिम और दलित के बाद भारतीय जनता पार्टी कोई महिला, बीसी या ओबीसी या एसटी उम्मीदवार उतारेगी। महिलाएं देश की आधी आबादी हैं। अभी तक एक ही महिला राष्ट्रपति हुई है, प्रतिभा पाटिल। दूसरी तरफ 45% से ज्यादा आबादी ओबीसी है और 8.5% आदिवासी है। अभी तक न तो कोई ओबीसी राष्ट्रपति बना है, न कोई आदिवासी राष्ट्रपति बना है, जबकि केआर नारायणन और रामनाथ कोविंद अनुसूचित जाति के 2 राष्ट्रपति बन चुके हैं। अगर भाजपा किसी बीसी, ओबीसी या एसटी महिला को उतार देती है तो यह सोने पर सुहागा होगा। बीसी, ओबीसी की जनगणना की मांग के चलते इन जातियों का कोई उम्मीदवार तुर्प का पत्ता साबित हो सकता है। अगर इन जातियों से ही कोई महिला उम्मीदवार हो तो सोने पर सुहागा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार अपने भाषणों में कह चुके हैं कि महिलाएं भाजपा का मजबूत वोट बैंक हैं और नया भाजपा का वोट बैंक है। आदिवासी महिला चेहरे के रूप में झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और छत्तीसगढ़ की मौजूदा राज्यपाल अनुसुईया उइके के नाम इस बार भी सामने आ रहे हैं। ये दोनों नाम पिछली बार यानी 2017 में भी सामने आए थे।
अगर मोदी किसी पुरुष आदिवासी को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए चुनते हैं तो करिया मुंडा के नाम पर विचार होगा, भले ही वे 86 साल के हो चुके हों। प्रधानमंत्री ने जो 75 साल की उम्र तय की हुई है वह राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए नहीं है। आपको याद होगा पिछली बार जब राज्यपालों की नियुक्ति हुई थी तो उनमें से एक राज्यपाल 80 साल से ज्यादा उम्र का था। बैकवर्ड क्लास के उम्मीदवार के तौर पर तमिलनाडु की राज्यपाल तिमिलाई सुंदरराजन का सशक्त नाम चल रहा है। वह तमिलनाडु की नडार जाति से ताल्लुक रखती हैं जो बैकवर्ड क्लास है। यहां एक बात स्पष्ट कर देना चाहिए कि वह बैकवर्ड क्लास से हैं, अदर बैकवर्ड क्लास से नहीं। वैसे केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और असम के राज्यपाल जगदीश मुखी के अलावा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का नाम भी संभावितों में है। चलिए अब वोट बैंक के गणित की बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के 776 सांसद और सभी विधानसभाओं के 4120 विधायक वोट करेंगे। सांसद और विधायक के वोट की वैल्यू अलग अलग होती है। हर सांसद के वोट की वैल्यू 708 होती है। जहां तक राज्य विधानसभाओं में विधायकों के वोट वैल्यू की बात है तो अलग अलग राज्यों में यह अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए कर्नाटक के एक विधायक के वोट की वैल्यू 131 होगी, जबकि उत्तर प्रदेश के एक वोट की वैल्यू 208 होगी और सिक्किम के विधायक की सबसे कम वोट वैल्यू 7 होगी, सिर्फ 7 होगी। सांसदों और विधायकों के कुल मतों की वैल्यू 10,98,903 है। लेकिन इस समय जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग है, जिसके 87 विधायकों के वोटों की वैल्यू 6,264 को निकाल दें तो बहुमत के लिए 5,46,320 वोट की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। इलेक्टोरल कॉलेज में एनडीए में लोकसभा में 335 और राज्यसभा में 107 सांसद हैं, जिनके वोटों की वैल्यू 3,12,936 बनती है। राज्य विधानसभाओं में एनडीए के 1,716 विधायक हैं। इससे एनडीए के खाते में कुल 2,18,321 वोट वैल्यू जुड़ेगी, यानी एनडीए के पास 5,31,257 वोट वैल्यू है, जबकि चुनाव जीतने के लिए 5,46,320 वोट वैल्यू की जरूरत है। सिर्फ 15,063 वोट वैल्यू कम है। अगर शिवसेना और अकाली दल भाजपा के साथ बने रहते तो किसी के समर्थन की जरूरत नहीं होती, एनडीए के पास सीधा खुद के पास बहुमत होता। अब बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस, जो कि किसी भी ग्रुप में नहीं है, लेकिन दोनों दल अक्सर एनडीए का समर्थन करते रहते हैं। इन दोनों दलों के सांसदों और विधायकों की वोट वैल्यू 75,528 है और एनडीए ये मानकर चल रहा है कि जैसे ये दोनों दल विभिन्न बिलों को लेकर के संसद के अंदर उसका समर्थन करते रहे हैं, इसी तरह वाईएसआर कांग्रेस और बीजू जनता दल दोनों राष्ट्रपति के चुनाव में भी समर्थन करेंगे। बीजू जनता दल के एक बड़े नेता ने कहा कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम एनडीए के उम्मीदवार को समर्थन ना करें। दूसरी तरफ अब हम यूपीए की तरफ जाते हैं तो यूपीए के सिर्फ 110 सांसद हैं दोनों सदनों के मिला के, और देश भर में 1,040 विधायक हैं, जबकि जो दल ना यूपीए में है और ना एनडीए में है उनके 96 सांसद और 1,257 विधायक हैं, यानी गैर यूपीए दल ज्यादा मजबूत हैं। लेकिन इनमें मैंने बीजू जनता दल और वाईएसआर को भी गिना है। ऐसे में जब नरेंद्र मोदी के उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और आंध्र प्रदेश के वाईएस जगनमोहन रेड्डी से मित्रवत संबंध हैं, तो राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए को कोई बड़ी बाधा नहीं होने वाली है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि बीजू जनता दल के एक बड़े नेता ने यह कहा है कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम एनडीए के उम्मीदवार को समर्थन न करें। अब विपक्ष की तैयारियों की बात कर लेते हैं। विपक्षी खेमे में कोशिश हो रही है कि शरद पवार चुनाव मैदान में उतर आए, क्योंकि वह यूपीए के अलावा तृणमूल कांग्रेस, बीजेडी, टीआरएस, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, सीपीआई, सीपीएम और अन्य छोटी मोटी पार्टियों का समर्थन हासिल कर सकते हैं, क्योंकि बड़े नेता हैं, पुराने नेता हैं और उनके व्यक्तिगत संबंध भी बड़े नेताओं के साथ हैं। विपक्ष का मानना है कि शरद पवार एनडीए को मात दे सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए
कि राजनीति में व्यक्तिगत संबंध कई बार ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहते। 2007 में भैरव सिंह शेखावत को भी लगता था कि व्यक्तिगत संबंधों के चलते वह राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन उन्हें शरद पवार ने धोखा दिया। जबकि 2002 में उपराष्ट्रपति के चुनाव के समय उन्होंने यूपीए में होने के बावजूद शेखावत का समर्थन किया था और कांग्रेस के वोटों का जुगाड़ भी किया था। भैरव सिंह शेखावत के शरद पवार से व्यक्तिगत संबंध थे, बहुत पुराने संबंध थे। जो उस समय की राजनीति को जानते हैं वे समझते होंगे कि चंद्रशेखर, शरद पवार और भैरव सिंह शेखावत, इन तीनों की बहुत गहरी दोस्ती थी और तीनों अलग अलग दल में थे। 2002 में शेखावत को धोखा देने वाले शरद पवार भी ये जानते हैं कि नवीन पटनायक और वाईएस जगन रेड्डी उनके कितने भी करीब हों, व्यक्तिगत संबंधों के चलते राष्ट्रपति पद के चुनाव में शरद पवार का साथ नहीं देंगे और यह तय है कि शरद पवार हारने के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसलिए विपक्ष को शरद पवार की जगह किसी और को उम्मीदवार बनाना पड़ेगा। शरद पवार हारने के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये तो तय है। फिर मीरा कुमार दोबारा यूपीए की उम्मीदवार हो सकती हैं, लेकिन वह बहुत कमजोर उम्मीदवार होगी जो भाजपा की जीत को और आसान बना देंगी। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।